नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल। यहाँ पर आपको 335 वन लाइनर मिलने वाले हैं जो आपके ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक विस्तार की। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच में है। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये याद कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात की जाए तो यह है 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 2,933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। नॉर्थन जो जो सबसे उत्तरी बिंदु है, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, वो इंदिरा कॉल कहलाता है। ये लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पर केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है और ये कन्याकुमारी में स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ये आपका गुजरात में है। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का जो टाइम है, मानक समय है, वो ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है: यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी में ये प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है जिसकी लंबाई लगभग 4,096.7 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है जिसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका पुराना डेटा है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। जो लेटेस्ट डेटा है उसमें भारत की कुल तटीय लंबाई जो है द्वीपों सहित वो लगभग 11,098 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। अब हम बात करेंगे हिमालय और संबद्ध पर्वत की। तो हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के अवसादों के वलन से हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुई है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां शामिल हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट लगभग 8848.86 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है।
नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। लघु हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई श्रेणी है। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय स्थित है। दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए कश्मीर में प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग स्थित है। तो बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग। अब हम बात करेंगे उत्तरी मैदानों की। तो उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हुआ है। उत्तरी मैदानों की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में नदियां पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। तराई क्षेत्र नम और दलदली होता है, जहां वन पाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है और बांगड़ में कैल्शियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है और पंजाब के मैदानों को दोआब की अधिकता है। जो पंजाब के मैदान है वहां पर दोआब की अधिकता है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः असम राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वो है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। राजस्थान के मैदान का विस्तार थार मरुस्थल तक है। लूनी नदी थार मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। गंगा के मैदान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी को दुआर कहा जाता है। चोस पंजाब में नदियों द्वारा निर्मित अस्थायी धाराएं हैं। रह या कलर बंजर क्षारीय मृदा को कहते हैं। बरखान अर्ध चंद्राकार बालू के टीले होते हैं। डेल्टा क्षेत्र में उच्च भूमि को चार कहा जाता है। डेल्टा क्षेत्र में निम्न भूमि को बिल कहा जाता है और उत्तरी मैदान को भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुरानी बलित पर्वतमाला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टानों बेसाल्ट से बना है। विंध्याचल श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत को भौगोलिक रूप से अलग करती है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। दक्कन का पठार लावा निर्मित है और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा या महेंद्रगिरी है। नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अब हम बात करेंगे तटीय मैदानों की। गुजरात से गोवा तक का तट कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मैंगलोर तट जो तक का तट है वो कन्नड़ तट कहलाता है। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है और मालाबार तट पर पाए जाने वाले को लैगून जो होते हैं उनको कयाल कहते हैं। वेम्बनाड झील केरल भारत की सबसे लंबी झील है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। महानदी और कृष्णा के बीच का तट उत्तरी सरकार कहलाता है। कृष्णा और कावेरी के बीच का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है।
चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पश्चिमी तट एक निमज्जित तट है। पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक पाए जाते हैं। पूर्वी तट उभरता हुआ तट है। काकीनाडा तट आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। अब हम बात करेंगे द्वीप समूहों की, आइसलैंड्स की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार लगभग 572 द्वीपों का समूह है। सोच कर देखिए, 572 द्वीप। 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। एक बार फिर से बोलिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यह दक्षिण अंडमान में है, ध्यान रखिएगा। सैडल पीक 732 मीटर अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोडम द्वीप का एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनिकाय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित, जहां पर रामेश्वरम है। अब हम बात करेंगे हिमालयी नदियों की। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद तिब्बत से होता है। भारत में सिंधु नदी केवल लेह लद्दाख जिले से बहती है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झरने कश्मीर से होता है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में होता है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी है। कोशी नदी को बिहार का शोक, सैरो ऑफ बिहार कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, जिसको अब भारतीय सरकार ने रद्द कर दिया है। रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी है। घाघरा नदी गंगा में मिलने वाली जल आयतन में सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों कर्नाटक से होता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा पवित्रता के कारण कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कावेरी नदी पर स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल एमपी से होता है।
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। सारावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, जिसे गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है। क्या? सारावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, जिसे गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ऊंचाई के रूप में। महानदी का उद्गम सिहावा छत्तीसगढ़ के पास से होता है। अब हम बात करेंगे जल संसाधन और परियोजनाओं से जुड़ी हुई। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, विश्व का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये भागीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक पर है। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर एक चाप बांध है। मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु पर स्थित है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजनाएं चिनाब नदी पर हैं। उरी और तुलबुल परियोजनाएं झेलम नदी पर हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 प्रयागराज से हल्दिया गंगा तक है। NW2 सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र तक है। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान का नारा है कैच द रेन। अब हम बात करेंगे जलवायु से जुड़े हुए तथ्यों की। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप हमारे साथ तो आपको यकीन आएगा। भारत की जलवायु जो है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। केरल में मानसून का आगमन 1 जून के आसपास होता है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी राजस्थान है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख है। मासिन राम मेघालय में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। मासिन राम खासी पहाड़ियों में स्थित है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करता है। ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। प्री मानसून वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या कॉफी सावर कहते हैं। बंगाल में बैसाख महीने की आंधी को काल बैसाखी कहते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों की, यानी कि सॉइल्स ऑफ इंडिया। ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में वर्गीकृत किया है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है, जो लगभग 40% है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की प्रचुरता होती है, फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर या कपास मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी सूखने पर दरारें विकसित कर लेती है और यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी मानी जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। लेटेराइट मिट्टी निछालन प्रक्रिया से बनती है। लेटेराइट मिट्टी काजू और ईंट बनाने के लिए उपयुक्त होती है। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी में नमक और फास्फेट अधिक होता है। लवणीय मिट्टी को ऊसर या कल्लर भी कहते हैं। चाय और कॉफी के लिए पर्वतीय अम्लीय मिट्टी उपयोग होती है। अवनालिका अपर्दन चंबल घाटी में सर्वाधिक देखा जाता है। अब हम बात करेंगे वनस्पति व वनों की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। महोगनी, आबनुस और रोजवुड सदाबहार वनों के वृक्ष हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सागौन और साल पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। सुंदरबन में मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों में सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है।
कांटेदार वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। राष्ट्रीय नीति 1988 के अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण 21.71% है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। अब हम बात करेंगे भारतीय कृषि से जुड़ी हुई तथ्यों पर। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, अर्थात मानसून अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, मानसून अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। ये पुरानी बातें हैं। अब नई चीजों में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, जिससे भारतीय कृषि अब मानसून का जुआ नहीं रही है। भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं, रवि, खरीफ और जायद। रवि की फसलें सर्दी वाली फसलें होती हैं, जो गेहूं, चना, सरसों सर्दियों में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें चावल, मक्का, कपास मानसून के साथ बोई जाती हैं। जायद फसलें तरबूज, खीरा ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। यह आपका अप्रैल से जून के बीच की समय होता है। चावल फसल भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पंजाब अग्रणी है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। भारत विश्व में दालों और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब हम बात करेंगे खनिज संसाधनों की, मिनरल रिसोर्सेस। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार ओडिशा में है। भारत में हेमेटाइट किस्म का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। कुद्रेमुख कर्नाटक लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत लोहे खान है। बॉक्साइट या एल्युमिनियम का अयस्क उत्पादन में ओडिशा प्रथम है। कोडरमा झारखंड अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोलार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलार और हट्टी कर्नाटक में सोने की खानें हैं। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे उद्योगों से जुड़ी हुई, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में लगा था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में लगा था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में लगा था। बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से बना था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन अभी कानपुर के पास ऐसा कुछ नहीं है। सारा उत्पादन कपड़ों का यहाँ पर बंद हो चुका है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेपा नगर आखिरी अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जो MP में है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों की, एनर्जी रिसोर्सेस की। भारत में ऊर्जा की प्रमुख जो स्रोत है वो है तापीय ऊर्जा। भारत में कोयला प्रमुख रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। रानीगंज पश्चिम बंगाल भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। झरिया राजस्थान जो झारखंड है कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, ये नेवली तमिलनाडु में है। डिगबोई असम भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। बॉम्बे हाई अरब सागर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर महाराष्ट्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है और यह रूस की मदद से बनाया गया है। 2010 के आसपास इसका निर्माण हो रहा था और उस समय इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ, इसको रोकने की पूरी कोशिश की और इसके पीछे अमेरिकी पैसा लगा हुआ था, लेकिन अंततोगत्वा ये बनकर तैयार हुआ। अब हम बात करेंगे भारतीय जनसंख्या की। तो जनगणना जो 2011 में हुई थी, उससे जुड़े हुए तथ्य और अन्य तथ्य।
भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। वर्तमान में ये लगभग 142 करोड़ है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 17.64% थी। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है, 1106 व्यक्ति। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और भारत का लिंगानुपात 943 है प्रति 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879 है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94% है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8% है। वर्ष 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा में है। सर्वाधिक नगरीय संख्या में महाराष्ट्र में है। भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत 8.6% है। अब हम बात करेंगे परिवहन एवं संचार की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कोंकण रेलवे रोहा से मैंगलोर तक पश्चिमी घाट से गुजरती है। भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। उड़ान योजना का अर्थ उड़े देश का आम नागरिक है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं की। भारत का लगभग 59% भूभाग भूकंप से संभावित है। हिमालय क्षेत्र भूकंप जोन 5 सर्वाधिक जोखिम में आता है। सुनामी जो है वो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह लहरें। 2004 की सुनामी ने भारत के कोरोमंडल तट को सर्वाधिक प्रभावित किया। ओडिशा तट चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। सूखा प्रबंधन के लिए वाटरशेड विकास महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एनडीएमए की स्थापना 2005 के अधिनियम द्वारा हुई है। कोसी नदी अपनी धारा बदलने के कारण बाढ़ लाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगर हम बात करें आर्थिक भूगोल की, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं। सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2000 में घोषित की गई थी। मानव विकास सूचकांक एसडीआई यूएनडीपी जारी करता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण एवं संरक्षण से जुड़े हुए तथ्यों की। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में स्थापित हुआ था। जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। केबुल लामजाओ मणिपुर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ।
भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड। रामसर समझौता आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में वनों की कटाई रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1986 में स्थापित हुआ। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर हुंगूल कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका ओडिशा खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो ये रहा आपका 335 वन लाइनर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये 335 वन लाइनर कैसे लगे, और आप अन्य किस कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।